हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी टीचर एग्ज़ाम। ऑल एग्ज़ाम टीचर से जुड़े जितने भी हैं टीजीटी टीचर के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय संदर्भ में है। यानी कि जब राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो उस समय के ये कथन नीचे उससे जुड़े हुए दिए गए हैं। पहला कथन है यानी कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे। यानी कि जो यूरोप के लोग थे वो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग खुद को, अपने आप को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे। और दूसरा कथन है यहाँ पे यानी कि बी कथन है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में, और उसके बाद क्या 19वीं शताब्दी शुरू हो जाती है और उसके बाद में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यानी कि 18वीं शताब्दी में वो सबको खुद को क्या है, बस एक राष्ट्र के रूप में देखते कि वो सब एक राष्ट्र हैं, बस उसके आगे कुछ नहीं। और जैसे ही 19वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए एहसास कराया जाता है कि वो अलग भाषा के आधार पर अलग अलग राष्ट्र हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कूट में पहला है आपका ए गलत है किंतु बी सही है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। तीसरा ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, यानी कि ए बी जो है ए से जुड़ा हुआ है वो नहीं है। चौथा ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, यानी पहला सही है कथन और बी कथन गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, यानी कि ए गलत है परंतु बी क्या है, सही है। यानी कि 18वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था कि वो केवल खुद को एक राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, यानी कि एकता के रूप में बस एक राष्ट्र के नाम पे अपने आप को जानते थे, बाकी वो भाषा के आधार पर नहीं जानते थे। तो ये गलत है। क्या है, ये सही है कि 19वीं शताब्दी के शुरू में लोगों को ये बोध कराया गया, ये उनको जानकारी एहसास कराया गया, ये बोध एक तरीके से एहसास कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है, यानी कि भाषा के आधार पर एक अलग राष्ट्र है। तो ये क्या है, बी सही है, ए गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, वन अधिकार कानून 2006 के शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकारता है। यानी जो 2006 का कानून है और ये जो कानून है ये वनों के अधिकार से जुड़ा हुआ कानून है। तो ये इनमें से जो नीचे दी गई जातियां हैं इनमें से कौन सी श्रेणी की जातियों के जो अधिकार हैं उनको ये स्वीकारता है ये कानून। ठीक है, तो ए पहला ऑप्शन है अति पिछड़ी जातियां, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जातियां, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियां, चौथा ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुसूचित जनजातियां जो थी 2006 में जो वन अधिकार कानून बनाया गया था उसमें उनके लिए जिन ज़मीनों पे वो काफ़ी सालों से रहते आ रहे थे उन पे उनके अधिकार को स्वीकारा गया था कि इन पे इनका अधिकार है उन जनजातियों का। तो यही 2006 के ये कौन सी जनजातियाँ थी, ये अनुसूचित जनजातियाँ थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। यानी कि भारत में जो सबसे पहले जो शुतुरमुर्ग को जो जानकारी मिली है एक तरीके से वो कहाँ से मिली, किस चीज़ से, कौन सी जगह से हमको ये चीज़ें और किस हमको जो नमूना है जो निशानी है उससे हमें पता चला कि शुतुरमुर्ग यहाँ पे पुरापाषाण काल युग में भारत में शुतुरमुर्ग मिलते थे। तो ए ऑप्शन है आपका विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। दूसरा ऑप्शन है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। चौथा ऑप्शन है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। तो चौथा ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया कि मौखिक स्मृतियां, यानी कि इतने पुराने समय की मौखिक पर विश्वास नहीं किया जाता बल्कि लिखित जो स्मृतियाँ हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। पहला ऑप्शन जो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन जो है उस समय की कृतियों में भी इन पक्षियों का हमें कोई भी लेख नहीं मिलता। हमको जो हमारे भारत में पुरापाषाण काल युग में शुतुरमुर्ग होने के जो प्रमाण मिलते हैं वो महाराष्ट्र के पटने जो नाम से जो पुरास्थल है वहाँ पे शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले थे, उससे हमें पता चलता है कि पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग थे। चौथा क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी समापन उसका कैसे हुआ।
ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। यानी वहाँ पे जो शासक शासन करते थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया और पब्लिक आपस में मनमानी करने लगी। बी, जंगलों का विनाश हो गया। या फिर दूसरा क्या है कि जंगलों का विनाश हो गया, वो चाहे बारिश ना होने की वजह से हो या फिर और कोई आग लगी हो या फिर और कोई कारण रहा हो या लोगों ने उनको काटा हो, यानी कि कुल मिलाकर जंगलों का विनाश हो गया। सी है आपका, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। यानी कि बाढ़ आने की पानी की अत्यधिकता के कारण वो क्या समाप्त हो गया, उसका सभ्यता का पतन हो गया। डी है आपका, संभवतः है नदियाँ सूख गई या फिर वो सूखा वाली बात आ गई। यानी कि जैसे मैंने बताया था जंगलों का विनाश सूखा का भी एक कारण हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन पहला है बी, सी और डी सभी कारण हैं। दूसरा है ए, बी और सी कारण की वजह से पतन हुआ। तीसरा ऑप्शन है ए, बी और डी कारण की वजह से पतन हुआ। और चौथा ऑप्शन है ए, सी और डी कारण की वजह से पतन हुआ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए, सी और डी इन तीनों ही कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। यानी कि वहाँ पे जंगलों का विनाश नहीं हुआ था, बल्कि क्या था कि वहाँ पे एक तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, पब्लिक मनमान करने लगी थी प्रजा। दूसरा कारण क्या था, सी, यानी कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। और तीसरा कारण क्या था, डी, यानी संभवतः वहाँ पे नदियाँ क्या थी, सूख गई थी। तो ए, सी, डी राइट आंसर होगा आपका। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत या बौद्ध धर्म को जो 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो उसमें जो महायान बौद्ध धर्म है उसके अंतर्गत यहाँ पे बताना है क्या कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। दूसरा है मूर्ति, यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब नहीं समझते हैं, यानी मूर्तिकला के जो केंद्र थे मथुरा एवं तक्षशिला का, इनका क्या है, पतन हो गया। तो ये महायान बौद्ध धर्म से के अंतर्गत हुआ नहीं। दूसरा, मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ये बुद्धि नहीं, ये बुद्ध है, यानी बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। चौथा ऑप्शन है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। तो यहाँ पे जो महायान और बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो कार्य हुआ था वो कार्य ये था कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। क्या ठीक है, महायान बौद्ध धर्म था जो, उसके अंतर्गत जो कार्य हुआ था वो ये हुआ था कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। महायान जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, तो जो दूसरा भाग था महायान बौद्ध धर्म, उसके अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। यानी कि खिलजी वंश और जो तुगलक वंश थे उनके अंतर्गत जो प्रशासन चलता था उसके संदर्भ में सही बताना है कि सही क्या था। और नीचे दिए गए ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। दूसरा ऑप्शन है आपका उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। तीसरा को ऑप्शन है गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। और चौथा ऑप्शन है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो यहाँ पे एक तो आपको ऑप्शन में बिल्कुल अलग दिख जाएगा, यहाँ पे प्रशासन की बात हो रही है, यानी वंश के अंदर प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही बताना है। तो प्रशासन की बात चौथे ऑप्शन में हो रही है, तो ये बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दिल्ली से बंगाल जो था दूर था और वहाँ पे जो बंगाल प्रांत था सुदूर मतलब दूर था, उस पर नियंत्रण करना कठिन था दिल्ली से बैठे बैठे। तो यहाँ पे प्रशासन की बात हो रही है और चौथे ऑप्शन में भी यहाँ पे प्रशासन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि बाकी ऑप्शन पहला जो उसमें जोर जबरदस्ती की बात हो रही है, यहाँ पे प्रशासन से जुड़ी हुई ये अलग चले जाता है। उपमहाद्वीप में काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के अधिकारों में रहा, तो ये भी तो प्रशासन से थोड़ा अलग चला जाता है। गंगा के मैदानी घन जंगलों में बैठा गया था, तो ये इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है चौथे ऑप्शन में। सातवां देखते हैं, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन बताना है। जो जनजातीय लोग थे उनका जो इतिहास रहा है और उसका जो दोबारा से निर्माण हुआ, इतिहास जो रहा उसका जो निर्माण हुआ, उसके बारे में गलत कथन बताना है। गलत कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर था। ये बात बिल्कुल ठीक है। पुराने जो इतिहास है उनका जब देखते हैं तो एक दूसरे पर निर्भरता अपनी ज़रूरतों के लिए। दूसरा ऑप्शन है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। ये बिल्कुल ठीक है, उनके बारे में हमें उनके इतिहास में बहुत कम जानकारी मिलती
मिलती है, वहाँ पे आने जाने वालों ने बहुत कम जानकारी दी है, जबकि वो खुद इन चीज़ों से बिल्कुल दूर थे। वो खुद अपने किसी तरह के लिखित प्रमाण पत्र वगैरह उनके नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो ये ही कारण है कि उनकी बहुत कम जानकारियाँ हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं रखा। इसलिए वहाँ पे जो इतिहासकार वगैरह मुसाफिर जो जाते थे वो भी कोई थोड़ी बहुत ही जानकारियाँ वहाँ की देते थे, और वहाँ पर उनसे जाने से डरते भी थे, उनका एक अपना अलग सिस्टम था। चौथा ऑप्शन है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। ये भी ठीक है, यानी कि जनजातीय जो लोग थे उन्होंने रीति रिवाजों को जो स्मृत थे, उनके मजबूत जो सिद्धांत थे, रीति रिवाज थे, उन्होंने उनको तो क्या किया, इस्तेमाल किया, उनको अपने जीवन में उतारा, पर उनकी मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था उन्होंने, ना कि उनको कोई लिखित रूप दिया था। ये भी ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उनका कोई भी लिखित दस्तावेज उनके जनजातीय समूहों ने नहीं रखा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता तक का उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता तक, पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। ये बिल्कुल रूढ़िवादिता है। लड़के अलग बिठा दिए, लड़कियां अलग बिठा दी, रूढ़िवादिता है। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। इसमें यहाँ भी भेदभाव की बात हो गई, तो ये भी रूढ़िवादिता है, यानी लड़के फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियाँ नहीं खेलेंगी, ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है, तो ये रूढ़िवादिता हो गई। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाना। इसमें भी यानी कि ये सजावट का काम लड़कियों का है, ये लड़कों का नहीं है, तो इसमें भी रूढ़िवादिता हो गई। चौथा ऑप्शन है जो हालांकि लड़के कक्षागत कर चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये तो कंपटीशन हो गया, उसमें तो अपने क्षेत्र में लड़कियां भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, लड़के भी, और कक्षा में तो खासकर कंपटीशन होता है। लेकिन लड़कियों और लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, दोनों को क्या है, दोनों को सहभागिता वहाँ पे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिर भी किया जाता है कक्षा में, तो ये रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर आपका 4। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, यानी जो सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है, जो टीचर है, जो शिक्षण कराएगा टीचर, तो उसका प्रभावी बनाने के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता होगी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ए है आपका अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, और बी है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हों, सी है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, और डी है आपका स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो पहला ऑप्शन है सी और डी सही है, दूसरा ऑप्शन है ए और सी सही है, तीसरा ऑप्शन है बी और सी सही है, चौथा ऑप्शन है बी और डी सही है। तो यहाँ पे चौथा राइट आंसर आपका, यानी कि बी और डी सही है, यानी बी और डी जो दो बातें बताई गई हैं वो उनको अगर हम शिक्षण में इस्तेमाल करेंगे तो उसको प्रभावी बनाया जा सकता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को, यानी कि उसको प्रभावी बनाने के लिए इन दोनों ही बातों की आवश्यकता है। पहला है यानी कि बी साहित्यिक स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हो, कितने भी पुराने हैं फिर भी उनका क्या है, उनका आलोचना होनी चाहिए उनकी, और उनका विश्लेषण होना चाहिए आलोचना के आधार पर, उनमें कमियां ढूंढनी चाहिए, जो कमियां दिखती हैं और उसकी तुलना भी करनी चाहिए, तो इस तरीके से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो और दूसरा जो है वो डी है, डी को हम देखेंगे यहाँ पे, डी में क्या है, स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। जो स्रोत हैं, जो पुराने हमारे साहित्यिक जो स्रोत हैं, उनको त्रिकोणीय जो ये ट्राईएंगुलन जो विधि है इसको प्रमुखता देना चाहिए, उन स्रोतों को हम शिक्षण करते समय इसको जो ये विधि है ट्राईएंगुलेशन, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये दोनों ही ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, यानी समाज में जो न्याय है उसके प्रति हमको संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना है अपनी कक्षा के अंदर। तो वो कैसे किया जा सकता है। ए देखते हैं, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी जब कक्षा में हम विचार विमर्श करेंगे और उसी दौरान हम जो जन आंदोलन हुए कि भाई ये गलत हुआ उसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ, ये गलत हुआ उसके खिलाफ ये जन आंदोलन हुआ, उनकी चर्चा हम करेंगे, विचार विमर्श करेंगे जो पहले जो जन आंदोलन हो चुके हैं उनके बारे में, और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करेंगे, उसमें पक्ष और समर्थन
कैसे लोगों ने किया। तो इस तरीके की हम कहानियों के जो उनमें छोटे छोटे भाग हैं उनको जब हम शामिल करेंगे तो इससे सामाजिक न्याय की संवेदनशीलता कक्षा में बढ़ेगी। बी देखते हैं, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, यानी कि भारतीय सामाजिक परिवेश के जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं, जो सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक यानी इतिहास में जो हमें संदर्भ मिलते हैं उनको एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, यानी कि उनको एक बराबर की शक्ति के रूप में नहीं देखना, उनको थोड़ा आगे पीछे करके देख के और तुलनात्मक रूप से हम उनको जब देखेंगे तो इससे भी हमको क्या है सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में, क्लास में प्रोत्साहन देने में हमको ये क्या है ये भी उपयोगी है। बी भी। तो सी देखते हैं, सी में क्या है, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल। ये बिल्कुल ठीक, सामाजिक न्याय पर से आज जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी भी हम चर्चा कक्षा में कर सकते हैं, जिससे भी सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है कक्षा में। डी देखते हैं, कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देना। नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। जहाँ पे दंड की बात हो गई ये तो सामाजिक न्याय से जुड़ी, ये तो खुद ही सामाजिक न्याय के खिलाफ बात चली गई, दंड देना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी गलत है। तो यहाँ पे ए, बी और सी सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन देखें, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, यानी जो इतिहास है हमारा उसमें जो शिक्षण शास्त्र है, इतिहास शिक्षण शास्त्र यानी कि शिक्षकों के लिए जो शास्त्र है बच्चों को जो इतिहास पढ़ाने के लिए, वो क्या कोशिश करेगा। ए, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इतिहास का जो निर्माण होता है वो स्रोत जो मिलते हैं, यानी कहीं पे खुदाई की, जैसे अभी शुतुरमुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र में वहाँ पे क्या था, अंडे के अवशेष मिले तो हमको पता चला कि यहाँ पे शुतुरमुर्ग रहते थे। तो इस तरह के जो स्रोत हैं उन पर आधारित इतिहास का निर्माण होता है, ये ठीक है शिक्षण शास्त्र के शिक्षण शास्त्र में। इसलिए क्या है, इतिहास शिक्षण शास्त्र ये प्रयास करेगा कि ये इतिहास का जो स्रोतों पर आधारित होगा और स्रोतों को प्राथमिकता देगा। भी देखते हैं, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी इतिहास जो है सामाजिक प्रक्रियाओं में जो बदलाव होते हैं, यानी जो पहले इतिहास देखते हैं फिर हम आज के उसके तुलना करते हैं, तो इसमें निरंतरता जो और फिर देखते हैं बीच में किस तरीके से बदलाव हुए इन चीज़ों में, तो इसको भी खोजने ये भी इतिहास शिक्षण शास्त्र का प्रयास करेगा, इस चीज़ के बारे में भी। सी देखते हैं, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों का, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे प्रमुख समुदाय के विचार यानी किसी खास समुदाय पे हो गया, यहाँ पे उसको हमको विचारों क्या कर रहे हैं, हम अनुमोदित कर रहे हैं, विभेदों को हम शामिल कर रहे हैं व्याख्यान, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये इस चीज़ को ये प्रयास नहीं करेगा इसके लिए शिक्षण शास्त्र इतिहास का। तो डी देखते हैं, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में, ये भी वही बात होगी 20 वाली जो भी बताई गई है, यानी कि उनको एक काल समय यानी कि भूतकाल, ठीक है, और सामाजिक राजनीतिक जो फिलहाल के सामाजिक राजनीतिक जो संदर्भ है उनमें रखकर उनको देखकर तुलनात्मक रूप से ये, तो ये भी बिल्कुल इसके क्या है, इसका भी शिक्षण शास्त्र इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा। तो ए, बी और डी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार होगा, यानी कि सभी के लिए क्या है, प्रदूषण फ्री हवा मिले, बिल्कुल स्वच्छ हवा मिले, तो इसके लिए हमें अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में उसको स्वीकारा गया है। ए, आज़ादी, 2 समानता, 3 जीवन, 4था ऑप्शन न्याय। तो जीवन जो मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का मौलिक जो अधिकार है, उसी के भाग में ये स्वीकारा गया है कि सभी के लिए हवा शुद्ध मिले, यानी कि प्रदूषण रहित हवा मिले सांस लेने के लिए। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। ये आपने बहुत जगह चीज़ें पढ़ी होगी कि यानी भारत में क्या विविधता में एकता है, अनेक जाति धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, अनेक रीति रिवाज, अलग त्यौहार, तो ये सारी जो विविधता में एकता है, इस मुहावरे का निर्माण किसने किया था। ए, पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है MK यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो राइट आंसर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने ये बात सबसे पहले इसका निर्माण किया था इस मुहावरे का, कि हमारे यहाँ पे विविधता में एकता है, अलग अलग सबके मान्यता होने के बावजूद भी सब मिलजुल कर एक दूसरे की सम्मान करते हैं और रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो ये नेहरू जी ने कहा था सबसे पहले, ये जो मुहावरा दिया था नेहरू जी ने दिया था। 14वां क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं नेकी मतदान द्वारा चुन कर आते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान से शब्द पढ़ना है, यानी मनोनीत का मतलब है उनको बगैर चुनाव के मनोनीत किया, एक तरीके से उनको वहाँ पे क्या है मनोनीत किया जाता है
बगैर चुनाव के, जिनको हम लोकसभा भेजते हैं उसी को मनोनीत बोलते हैं। तो ए ऑप्शन देखते हैं 0 यानी कोई भी नहीं, 2 1, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तो 2 लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पे लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है बगैर चुनाव के। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदल कर होगा। यानी 2006 तक नेपाल में क्या था, वहाँ पे राजाशाही राज्य था, राजा होते थे वहाँ पे 2006 तक, जबकि 2006 के बाद में क्या हो गया। एक ऑप्शन है आपका अल्पतंत्र, दूसरा ऑप्शन है एक तंत्र, तीसरा ऑप्शन है तानाशाही, चौथा लोकतंत्र। तो राजतंत्र बदल कर क्या वहाँ पे अब लोकतंत्र है 2006 के बाद में। 16 क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम है जो ये किसे कहा गया जो ये शब्द है। तो पहला ऑप्शन है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर चर्चा करना, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, चौथा ऑप्शन है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो ये बगैर सेना रखे, बगैर हथियारों पर कम उसके बजट को कम कर करके उनके जनता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, इसलिए ये जो कोस्टा रिका जो उपागम है इससे में ये बात कही गई है कि सैन्य बल कम रखा जाए, उन पर कम खर्च किया जाए, उनकी प्लानिंग हथियारों पर कम खर्च किया जाए, और ताकि उस जो पैसा बचे उससे जन स्वास्थ्य पर उसको खर्च किया जा सके, उस पर खर्चा बढ़ाया जा सके जन सेवा के लिए। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खासतौर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। जो 1997 में वो उच्चतम न्यायालय ने क्या है एक विशाखा निर्देश की रचना की थी महिलाओं के लिए। तो ये यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। तो कौन सी यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। ए पहला ऑप्शन है सड़कों पर, दूसरा ऑप्शन है कार्यस्थलों पर, तीसरा ऑप्शन गाड़ियों में, चौथा ऑप्शन है वैवाहिक संबंधों में। तो यौन उत्पीड़न तो कहीं भी हो सकता है, सड़कों पर भी हो सकता है, कार्यस्थल पर भी हो सकता है, गाड़ियों में भी हो सकता है, वैवाहिक संबंधों में भी हो सकता है। जबकि यहाँ पे जो विशाखा निर्देश की जो रचना जो ये जुड़ा हुआ है, विशाखा निर्देश उच्चतम न्यायालय 1997 वाला, ये वो जो जहाँ पर महिलाएं कार्य करती है वहाँ पर जो उनका यौन उत्पीड़न होता है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकतर केस वहीं पर आते हैं जहाँ पर महिलाएं कार्य करती हैं। वैवाहिक संबंधों में जो होता है वो भी बहुत कम केस होते हैं, गाड़ियों में, सड़कों पर ये भी हाईलाइट हो जाते हैं। जबकि जो जहाँ पर महिलाएं कार्य करती है वहाँ पर जो यौन उत्पीड़न होता है वो सबसे अधिक होता है और सबसे अधिक वो छुपा हुआ होता है, वो बहुत कम सामने आता है। तो यहाँ पे ये 97 में जो विशाखा निर्देश था वो इसी से जुड़ा हुआ था, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन में राष्ट्रपति है नहीं, तो केंद्र सरकार ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन। तो केंद्र सरकार किस लिए होगा, इसलिए होगा कि केंद्र सरकार का जो संवैधानिक पद का जो जिम्मेदार होता है, जो सबसे बड़ा जो मैन हेड माना जाता है वो राष्ट्रपति होता है केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार ऑप्शन में है तो केंद्र सरकार आएगा यहाँ पे। जबकि वैसे तो नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, बट संवैधानिक रूप से प्रथम व्यक्ति होता है, तो इसलिए केंद्र सरकार ऑप्शन में दिया गया तो केंद्र सरकार लगाएंगे। जबकि राष्ट्रपति दिया होता तो हम राष्ट्रपति की तरफ जाते। 19 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यानी ग्राम जो प्रशासन है, गांव का जो प्रशासन होता है उससे जुड़ा हुआ अधिकारी कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है लेखपाल, दूसरा ऑप्शन है पटवारी, तीसरा ऑप्शन है नगर निगम वार्ड काउंसिलर और चौथा ऑप्शन है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। काउंसिलर मतलब काउंसलिंग करने वाला, ठीक है। तो नगर निगम जैसे शब्द से मालूम पड़ रहा है नगर निगम वार्ड से जुड़ा हुआ है, ये गाँव के प्रशासन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड होगा। 20वां लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे उच्च न्यायालय संबंधित आ गए हैं। पहला आ गया अभी महिलाओं से जुड़ा हुआ, दूसरा ये आ गया डी के बासु निर्देश। तो पहला है ऑप्शन आपका गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो यही आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। यानी जो पुलिस गिरफ्तारी करती है, नज़रबंदी करती है मुजरिम को, उसको किसी को दिखाती नहीं है, और पूछताछ जो करती है, पूछताछ के समय पुलिस को क्या है नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जो प्रक्रियाएं हैं उनका और जो निर्देश उनसे जुड़े हुए हैं, इस नज़रबंदी और ये पूछताछ के जो निर्देश पुलिस के लिए दिए गए हैं उनका पालन करना, यही डी के बासु केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश थे। यही आपका राइट आंसर है पहला। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, तो ये यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ नहीं है। तीसरा बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाइए, इससे बच्चों से भी जुड़ा हुआ नहीं है। चौथा घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए, ये इससे भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये उनसे कैदियों से जुड़ा हुआ है जिनसे पूछताछ की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है, नज़रबंदी। तो आज के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन